बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय के प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपने इसके पहले वीडियो में देखा था प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में। उसमें जो परीक्षा से संबद्ध बातें थी उसको देखा था और सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बारे में देखा था। जो पैटर्न है, जिस ढंग से प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक उसी ढंग से आपका द्वितीय प्रश्न पत्र भी है। परीक्षा का पैटर्न भी वैसे ही है जैसे प्रथम प्रश्न पत्र है। द्वितीय प्रश्न पत्र में भी पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा उसमें 10 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के एक प्रश्न होंगे, सब मिलाकर के 20 नंबर के प्रश्न आपको हल करने होंगे। और इस 20 नंबर के जो अंक हैं, 10 प्रश्न, इनको लिखने में केवल 20 शब्दों का ही प्रयोग करना है, 20 से अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद 4-4 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनको आंतरिक विकल्प होगा, जैसे एक प्रश्न पूछा जाए फिर अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी उसी में लिख दिया जाए, लेकिन उन दोनों में से कोई एक करना हो। ये आंतरिक विकल्प है। तो ये आंतरिक विकल्प वाले भी प्रश्न आपके पास होंगे। उसमें से आपको 20 नंबर लेने हैं। इसके बाद 3 प्रश्न बड़े करने हैं, 400 शब्दों के होंगे। 4-4 शब्दों वाले 100 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं वह 20-20 अंक के होंगे और टोटल 3 प्रश्न करने हैं तो 60 नंबर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न 20 नंबर, दूसरा जो 4-5 प्रश्न करने होंगे 4-4 नंबर के 5 प्रश्न, ये भी 20 नंबर के, यानी 40 नंबर। तो ये छोटे छोटे हुए, जो पहला 20 शब्दों में, दूसरा 50 शब्दों में। अब इसके बाद तीसरे खंड में इसमें आएगा जो उत्तर देने का, वो 400 शब्दों का आएगा। 20-20 नंबर के 3 प्रश्न करने होंगे, तो सब मिलाकर के 100 नंबर हुए। इस 100 नंबर में आपको उत्तर देना है। अब पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम की स्थिति भी वही होगी जो पहले प्रश्न पत्र में था। पहला भाग होगा जिसमें स्रोतों का अध्ययन पहले पढ़ना होगा। इसके बाद भारतीय प्रागैतिहास, जिसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की संस्कृतियाँ, शैल चित्रकला और नवपाषाण काल की अवधारणा, ये पढ़ना होगा। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता, उसकी उत्पत्ति, उसका विस्तार, हड़प्पा की नगर योजना, आर्थिक स्थिति, कला एवं स्थापत्य, यह पढ़ना होगा। इसके बाद उत्तर वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित संस्कृति को पढ़ना है। इसके बाद राज्य व्यवस्था, धर्म और आर्थिक स्थिति के बारे में देखना है। आगे उसके फिर आपको पढ़ना है उत्तर और दक्षिण के वृत्त पाषाण समाधियों के बारे में, और यहाँ से ज्ञात हुई
लौह युगीन संस्कृति के बारे में। अगला चैप्टर होगा क्षेत्रीय राज्यों या जनपदों का उदय कब होता है, कैसे होता है। इसके बाद दूसरे भाग में आपको पढ़ना है उत्तर भारत में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय, बौद्ध एवं जैन धर्म का सामाजिक प्रभाव, मौर्य साम्राज्य, इसके अंतर्गत राज्य, प्रशासन एवं आर्थिक व्यवस्था, अशोक का धम्म की प्रकृति और प्रचार। आगे इसके मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ना होगा। उसमें शुंग, पश्चिमी क्षत्रप, सातवाहन और कुषाणों का इतिहास पढ़ना होगा। इसके बाद कुषाण कला और स्थापत्य के बारे में पढ़ना है, विशेष रूप से मथुरा और गांधार की मूर्तिकला के बारे में, व्यापार और मुद्रा प्रणाली के बारे में। आगे अगले चैप्टर के रूप में संगम साहित्य में प्रतिबिंबित संस्कृति के बारे में अध्ययन करना है। इसके तीसरे खंड में स्कंद गुप्त तक गुप्त साम्राज्य का इतिहास पढ़ना है, शासन व्यवस्था पढ़नी है, आर्थिक प्रबंध के बारे में जानना है, समाज, साहित्यिक विकास और गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताओं के बारे में जानना है। इसके बाद आपको पढ़ना है गुप्त के बाद यानी गुप्तोत्तर युग के बारे में, जिसमें पल्लव, चालुक्य और वर्धन वंश के उदय के बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, पाल वंश के बारे में, सेन वंश के बारे में और राष्ट्रकूट और चोल राज्यों का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है। दक्षिण भारतीय मंदिर कला और स्थापत्य के बारे में पढ़ना है। अरब, गजनवी और गोरी के आक्रमण और उनके प्रभाव के बारे में जानना है। तो इस तरह से ये पढ़ने वाला पूरा आपका सिलेबस हुआ, 3 भागों में बटा हुआ, भाग अ, भाग ब, भाग स। भाग अ देखें तो एक तरह से आदिकाल से लेकर के क्षेत्रीय शक्तियों के उदय तक आ भाग में रखा गया है। उत्तर भारत के जो नए धार्मिक आंदोलन चले वहाँ से लेकर के संगम साहित्य तक दूसरे भाग में रखा गया है, बा साहित्य बा खंड में। तीसरा गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, स्कंदगुप्त तक, और वहाँ से लेकर के गोरी के आक्रमण और उनके प्रभाव तक, इतना पढ़ना है। अब इसके बाद गुप्तोत्तर काल के बारे में और लास्ट में अरब, गजनवी, गोरी के आक्रमण और उनके प्रभाव तक पढ़ना है। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए मुख्य रूप से जो पुस्तकें
प्रयोग कर सकते हैं। वह हैं शिव कुमार गुप्त का प्राचीन भारत का इतिहास 1000 ईस्वी तक, सत्यकेतु विद्यालंकार का प्राचीन भारत, रमेश चंद्र मजूमदार का प्राचीन भारत, ए घोष का भारत का प्राचीन इतिहास, वासुदेव शरण अग्रवाल का भारतीय कला, राधाकांत वर्मा का भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, के थपलियाल किरण कुमार थपलियाल द्वारा लिखित सैंधव सभ्यता, के थपलियाल का किरण कुमार थपलियाल, बी.डी. महाजन का प्राचीन भारत का इतिहास, आर.एल. गोयल का प्राचीन भारत का साहित्य, ए.एल. श्रीवास्तव का मध्यकालीन भारत का इतिहास। यह इतनी मुख्य पुस्तकें हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर से मैं याद दिलाऊं, अब आप हायर एजुकेशन में हैं, कोई एक पाठ्य पुस्तक हो और उसी को पढ़ना हो, केवल उतना ही पढ़ना हो, अब ऐसा नहीं है। अभी तक आप बोर्ड में थे, बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकें पढ़ाई जाती थी और उसमें जो कुछ भी लिखा है वही उत्तर होता था, चाहे वो एनसीईआरटी रही हो और चाहे राजस्थान बोर्ड द्वारा लिखी गई पुस्तकें हों। अब यहाँ पर आपको छूट दिया गया है कि आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ेंगे। उस पाठ्यक्रम में जो चैप्टर दिया गया है उसके लिए जो पुस्तक भी आपको अच्छी लगे, जो पुस्तक भी ज्ञानप्रद हो, जिसमें अधिक मैटर हो, जो सही ढंग से समझा जा सके, वह पुस्तक आप अपने आप से पुस्तकालय से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि वह किसी टेक्स्ट बुक में मेल खाए या न खाए। हमें अधिक से अधिक जानकारी लेनी है, अच्छी से अच्छी जानकारी लेनी है। तो इसके लिए कोई पुस्तक विशेष पर बहुत ज़्यादा फोकस न करके हम सिलेबस विशेष से फोकस करते हैं, अपने पाठ्यक्रम पर फोकस रखेंगे। हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि हमें अपने सिलेबस में जो पढ़ना है वह है कहाँ, और जहाँ से भी मिलता है हम उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। हम नई से नई जानकारी इसमें जोड़ लेते हैं। कई बार आपको इस उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में आपको ऐसी चीज़ें भी जानकारी में आएंगी जो शायद पाठ्य पुस्तकों में दिखाई भी न पड़े। वो हम चर्चा करेंगे। नए जो रिसर्च हुए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। आप लोगों को सुनना होगा ध्यानपूर्वक और उसे समझना होगा, नोट करना होगा। बाकी पुस्तकों में जो लिखा है वह तो है ही, उसके बारे में कहने की बात ही नहीं। इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न पत्र होगा। तो पहले प्रश्न पत्र में, दूसरे प्रश्न पत्र में पैटर्न एक है, परीक्षा का तरीका एक है, पाठ्यक्रम के रूप में दोनों के अलग अलग होते हुए भी दोनों में अ ब स में 3 खंडों में बटा हुआ सिलेबस प्राप्त होगा और उसी को हमें मूल रूप से अपने ध्यान में रखना होगा। तो ये रही आपके सिलेबस से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित मुख्य बात। अब इस सिलेबस के अनुसार ही आगे
आपके अध्ययन अध्यापन का कार्य होगा और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो आज तक केवल पाठ्यक्रम के बारे में समझा और अब पाठ्यक्रम आगे चालू करेंगे, पढ़ाएंगे और आपसे डिस्कशन करेंगे। जहाँ भी आपको समझ में आए मैं निसंकोच चाहता हूँ कि आप हमसे बात करेंगे और अपनी शंका का समाधान करेंगे। हम अधिकतम प्रयास करेंगे कि आपको सेटिस्फाइड रखें, संतुष्ट रखें, आपके उत्तर आपको प्राप्त हों। बस केवल आपको सहयोग करना इतना है कि खुल करके अपनी बात को हमारे सामने रखना है। तो ये है पाठ्यक्रम के दोनों खंड हुए 2 वीडियो में, इनको आप ध्यान में रखना। अपनी पढ़ाई इसी क्रम में आगे बढ़ेगी। अगला चैप्टर अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। और अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।